जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं नेशनल एग्रीकल्चर चैनल। आज का हमारा विषय है कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। आज हम सब गेहूं की खेती को पढ़ेंगे। क्योंकि यह पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, जिसको हम कई चरणों में पढ़ेंगे, मतलब कई भाग में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कम से कम भाग में समाप्त हो जाए। तो इसमें केवल हम जो बहुत सारी बातें, इसमें केवल जो हम मुख्य इंपॉर्टेंट्स चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हैं, केवल उन्हीं को देखेंगे। अगर आज हम पढ़ेंगे इसमें, तो इसको 4 भागों में बांटेंगे। आज का जो हमारा पहला पार्ट होगा गेहूँ में, जो पहला पार्ट 1 में हम 4 चीज़ों को देखेंगे। नंबर 1 क्या है? जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन जनरल इंट्रोडक्शन समझेंगे। उसके बाद दूसरा क्या समझेंगे इसमें? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट समझ लीजिए, मतलब गेहूं को कितने भागों में बांटा गया, क्या क्या है, इसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हम इसके रूट को समझेंगे। रूट्स, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो रूट्स को समझेंगे। उसके बाद चौथा नंबर क्या है? एरिया एंड प्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। एरिया एंड प्रोडक्शन। तो आज हम गेहूं के पहले पार्ट में केवल इन्हीं 4 चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसका जनरल इंट्रोडक्शन समझेंगे, क्लासिफिकेशन समझेंगे, और इसमें रूट से प्रश्न आते हैं, इसलिए हम रूट को ले लिए हैं। तो रूट से समझेंगे और एरिया एंड प्रोडक्शन पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन पर। जनरल इंट्रोडक्शन में देखिए, जैसे क्या है, सबसे पहले जो सामान्य परिचय है, सामान्य परिचय में हम इसका बोटेनिकल नाम देखते हैं। बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम को हिंदी में वानस्पतिक नाम भी कहा जाता है। ये होता है ट्रिटिकम एस्टिबम। ट्रिटिकम एस्टिबम। हम ट्रिटिकम एस्टिबम को ट्रिटिकम स्पीसीज भी लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि गेहूं की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। इसमें डिप्लॉयड होता है, टेट्रापोलाइड होता है, हेक्सापोलाइड होता है, तो अन्य बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर केवल गेहूं की बात की जाती है, गेहूं का नाम क्या है, तो हम ट्रिटिकम एस्टिबम ही लिखते हैं, क्योंकि ये ट्रिटिकम एस्टिबम जो है हेक्सापोलाइड है। हेक्सापोलाइड स्पीसीज है। आइए समझते हैं इसकी फैमिली कौन सी है। फैमिली मतलब कुल। ये गेहूं जो है किस परिवार का है, किस कुल का है? तो गेहूं जो है पोएसी कुल का है। पोएसी जो कि ये नया नाम है। इसका पुराना नाम इसको ग्रेमिनी कहा जाता है। आज भी बहुत सारी किताबें हैं जो पुरानी हैं, उसमें आप देखेंगे तो पुरानी किताबों में ग्रेमिनी नाम ही मिलेगा। तो इसका जो है गेहूं का फैमिली क्या है? पोएसी। पुराना नाम क्या है? ग्रेमिनी। आइए देखते हैं क्रोमोजोम नंबर। क्रोमोजोम नंबर यानी कि गुणसूत्र संख्या इसमें कितनी होती है? 2n बराबर 42। क्योंकि हम हेक्सापोलाइड बता रहे हैं, तो इसका हेक्सापोलाइड का ही बताएंगे। तो जैसे 2n बराबर 42 यानी कि 42 होता है। गुणसूत्र संख्या 42 होती है। लेकिन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि गेहूं का जो टेट्रापोलाइड उसका क्रोमोजोम नंबर कितना है, तो उसका अलग हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ जो ट्रिटिकम एस्टिबम को लिखे हैं, तो इसका ही यहाँ पर बताया जाएगा। अभी आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, डिप्लॉयड या टेट्रापोलाइड या फिर हेक्सापोलाइड के बारे में, जो कि अभी क्लासिफिकेशन वाले में देखेंगे इसको। ओरिजिन मेन इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन बहुत बार पूछा जाता है। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान या फिर जन्म स्थान के बारे में पूछा जाता है। तो गेहूं का जो जन्म स्थान है साउथ वेस्ट एशिया है। साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। गेहूं का जो जन्म स्थान है, मतलब मूल स्थान है, सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो साउथ वेस्ट एशिया या दक्षिण पश्चिमी एशिया। कई किताबों में मतलब टर्की भी मिल जाता है। टर्की या फिर एशिया माइनर मतलब अगर ये देखा जाए तो साउथ वेस्ट एशिया में ही ये स्थान आते हैं। तो जो है बेबीलोब जो है, उनके अनुसार क्या है? साउथ वेस्ट एशिया। आइए आगे देखते हैं गेहूं का जो कॉमन नेम के बारे में समझते हैं। कॉमन नेम या फिर अदर नेम, गेहूं को और किन नामों से जाना जाता है? अदर नेम समझते हैं। अदर नेम की बात करें तो गेहूं को द किंग ऑफ सीरियल क्रॉप। गेहूं क्या है? खाद्यान्न वाली फसलों का राजा कहलाता है। मतलब गेहूं को खाद्यान्न वाली फसलों का राजा कहते हैं। और क्या है? चूंकि गेहूं जो है पूरे विश्व में धान के बाद दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है, इसलिए इसको स्टेपल फूड कहा जाता है। स्टेपल फूड कहा जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैक्सिकन व्हीट भी कहा जाता है, कॉमन ब्रेड व्हीट कहा जाता है, और भी तमाम चीज़ें हैं। आइए इसका थोड़ा सा और जनरल इंट्रोडक्शन में समझते हैं इसको। क्योंकि आप इतना समझ गए हैं, बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिबम जो कि हेक्सापोलाइड है, और इसका फैमिली क्या है? पोएसी। पुराना नाम ग्रेमिनी है। क्रोमोजोम नंबर कितना है? 2n
2n42 और उसके बाद क्या है, ओरिजिन क्या है, साउथ वेस्ट एशिया, जिसको टर्की या फिर एशिया माइनर कई किताबों में मिल जाता है। इसको अदर नेम की बात करें, द किंग ऑफ सीरियल क्रॉप कहा जाता है इसको। और ये पूरे विश्व में धान के बाद गेहूं दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है, इसलिए इसको स्टेपल फूड कहा जाता है। आइए थोड़ा सा और इसमें और आगे देखते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन में कुछ और देखते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन में आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सीड। टाइप्स ऑफ सीड, फल का प्रकार या फिर बीज का प्रकार। तो इसका क्या है, कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस पूछ लेता है कि जो गेहूं में है टाइप्स ऑफ सीड क्या कहलाता है, जिसका बीज का प्रकार क्या कहलाता है, तो क्या है, कैरियोप्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका हम देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मतलब पुष्पक्रम की बात होती है। पुष्पक्रम जितने भी मतलब पौधे होते हैं जिनमें जहाँ से फूल लगता है, वह स्थान जहाँ पर फूल बनना शुरू होता है, फूल निकलते हैं, उस स्थान को इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है, पुष्पक्रम या पुष्पगुच्छ कहा जाता है। तो गेहूं का जो पुष्पगुच्छ होता है या पुष्पक्रम होता है या फिर इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसको कहते हैं स्पाइक। क्या कहा जाता है, स्पाइक। स्पाइक या इसी स्पाइक को हेड भी कहा जाता है, इसी हेड को ईयर भी कहा जाता है या फिर इसको बाली भी कहते हैं। मतलब इसके 3 नाम, इसका एक और नाम कई किताबों में देखा है, स्पाइकलेट भी कहीं कहीं मिला है। स्पाइकलेट अगर देखा जाए तो स्पाइक्स का ही बना है। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है, इसका स्पाइक है। आइए और आगे देखते हैं क्या है, जो व्हीट है, व्हीट क्या है, C3 प्लांट है। C3 प्लांट है। C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट आगे समझेंगे, बस केवल इतना समझना है कि गेहूं क्या है, C3 प्लांट। कार्बन चक्र इसमें 3 चरणों में पूरा होता है, कार्बन साइकिल। और क्या है इसका मेन इंपॉर्टेंट, C3 प्लांट है। और LDP मतलब लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट, गेहूं क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है। लगभग लॉन्ग डे प्लांट मतलब इसकी बुआई के समय कम टेम्परेचर और हार्वेस्टिंग के समय अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लगभग वो लॉन्ग डे प्लांट में आते हैं। तो गेहूं क्या है, लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट क्या है, शॉर्ट डे प्लांट क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट क्या है, आगे आगे देखेंगे। और क्या है, गेहूं एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री है, ये मोनोकाट है। गेहूं क्या है, एक बीजपत्री है। और क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। क्या है गेहूं, मतलब स्वपरागित फसल है। आइए आगे देखते हैं, गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन वो कहलाता है ग्लूटिन। ग्लूटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ दे कितना पाया जाता है, लगभग प्रतिशत की बात करें तो 8 से 11% प्रोटीन पाया जाता है। जो प्रोटीन है, ग्लूटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये ग्लूटेनिन और ग्लाइएडेनिन का कॉम्प्लेक्स होता है। ये छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होता है, क्योंकि ये जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन, उनका डाइजेशन इतना डेवलप नहीं होता है कि इस प्रोटीन को पचा लें, तो थोड़ा सा उनका डाइजेशन जो है गड़बड़ हो जाता है। तो जो प्रोटीन है उसको कहते हैं ग्लूटिन, और यही रोटी की क्वालिटी को अच्छा बताता है। रोटी कितनी बढ़िया बनेगी, चपाती कितनी बढ़िया बनेगी, ये ग्लूटिन प्रोटीन पर निर्भर करता है। आइए उसके आगे देखते हैं, टेस्ट वेट। सीड वेट होता है, सीड इंडेक्स होता है, सीड वेट होता है। तो गेहूं में जो सीड वेट होता है वो 40 ग्राम होता है। कितना होता है, 40 ग्राम। ये 40 ग्राम मतलब ये सीड वेट क्या बताता है, जो इसका जो वेट वाला है ये लगभग 1000 बीजों का भार जो होता है उस पर लिया जाता है, सीड वेट। तो अब इस गेहूं का जो टेस्ट वेट है वो 40 ग्राम होता है। और इसी का एक खरपतवार है, उसको कहते हैं फाइलरिस माइनर। आगे देखते हैं इसको मिटा करके, फाइलरिस माइनर को गेहूं का मामा भी कहा जाता है। इसे गेहूं का नकलची खरपतवार कहा जाता है, मिमिक्री वीड्स, या फिर इसको गेहूंसा भी कहा जाता है। इसके कई नाम हैं, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस हो गया है। तो आइए देखते हैं फाइलरिस माइनर को। फाइलरिस माइनर क्या है, गेहूं का मामा, जैसे गुल्ली डंडा या फिर गेहूंसा इसको कहा जाता है। इसका जो सीड वेट होता है, इसका जो सीड वेट होता है 2 ग्राम होता है, 2 ग्राम होता है। आप समझिए, जो उसका खरपतवार 2 ग्राम और गेहूं का 40 ग्राम होता है। आइए इसके बाद समझते हैं जीन बैंक। गेहूं का जीन बैंक जो है करनाल हरियाणा में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में खूब पूछता है कि गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, करनाल हरियाणा।
करनाल हरियाणा में। एक है मतलब गेहूं और जौ अनुसंधान निदेशालय को लिख देते हैं, गेहूं और जौ अनुसंधान निदेशालय, अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में। कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा, HR समझ लीजिए, करनाल हरियाणा। DWR डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में। चलिए आगे देखते हैं, गेहूं और जौ अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? करनाल हरियाणा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है गेहूं का जो निदेशालय, गेहूं और जौ अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ है? करनाल हरियाणा में। आइए देखते हैं आगे, स्टोरेज का मतलब है भंडारण। जब गेहूं की कटाई, हार्वेस्टिंग के बाद हम जब गेहूं को स्टोर करते हैं, भंडारित करते हैं, उस समय उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? तो स्टोरेज में अगर देखा जाए तो 10 से 12% होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मॉइस्चर कंटेंट मतलब जो नमी की मात्रा है गेहूं को भंडारित करते समय गेहूं में नमी की मात्रा 10 से 15% होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होती है तो गेहूं जो है जल्दी से खराब हो जाता है, सड़ जाता है, उसमें घुन लग जाते हैं। और आगे देखते हैं गेहूं में जो ड्वार्फ होता है, ड्वार्फनेस आ जाती है नोरिन 10 के कारण। नोरिन 10 ये एक प्रकार का जीन होता है, जीन नहीं वैसे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जापान में एक प्रकार की स्पीसीज थी जिसको जापान से USA लाया गया, USA से मैक्सिको से हिंदुस्तान आया। तो ये जो है नोरिन 10 एक प्रकार का जीन, हमारे यहाँ जीन के रूप में इसको प्रयोग किया जाने लगा। तो जीन जो है ये नोरिन 10 क्या है? एक प्रकार का जीन है, जीन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस व्हीट, ड्वार्फनेस मतलब गेहूं में जो बौनेपन के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो नोरिन 10 जीन जो है जिम्मेदार है। और इसकी बात करें, अगर हम केमिकल की बात करें, रसायन की बात करें, तो वह है CCC एक प्रकार का रसायन है, केमिकल है, जो गेहूं की फसल में उसको ड्वार्फनेस को बनाता है। CC क्या है? साइकोसिल, इसको कहते हैं साइकोसिल। ये क्या है? ये भी क्या है? एक प्रकार का केमिकल है और जो क्या है? ड्वार्फनेस के लिए जिम्मेदार है। ये भी ड्वार्फनेस के लिए जिम्मेदार है। आइए अब आगे देखते हैं, लगभग जनरल इंट्रोडक्शन में हम समझ चुके हैं, थोड़ा मोड़ा जो कुछ और आगे छूटा होगा तो अगले पार्ट में हम इसको समझेंगे। आइए अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट समझते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा इसलिए हम इसको कई भाग में बना रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट समझते हैं। अगला क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट में देखिए क्लासिफिकेशन में क्या है? पहला जो है डिप्लॉयड और दूसरा क्या है? टेट्रापोलाइड और तीसरा क्या है? हेक्सापोलाइड। हम इसको गेहूं को जो है 3 भागों में बांटते हैं, डिप्लॉयड, टेट्रापोलाइड और हेक्सापोलाइड। अगर हिंदी में बात करें इसको कहते हैं द्विगुणित, इसको कहते हैं चतुर्थ गुणित। और उसके बाद तीसरा क्या है? षष्ठ गुणित या फिर खष्ट गुणित। अब देखिए क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसका क्रोमोसोम, क्योंकि डिप्लॉयड है, गेहूं का बेसिक क्रोमोसोम नंबर 7 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2n = 2x = 14। यहाँ 2x जो है डिप्लॉयड को दर्शाता है, x बेसिक क्रोमोसोम नंबर को, और डिप्लॉयड जो है 2x है। तो अर्थात 2 × x जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर 7 होता है, 2 × 7 = 14, अर्थात 2n = 14। या तो हम इसको 2n = 2x = 14 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको केवल 2n = 14 ही लिख सकते हैं। या तो ये लिखें या तो ये लिखें, जबकि दोनों ही सही है। आइए इसको देखते हैं, 2n = 4x = 28 मतलब 28। जो चतुर्थ गुणित प्रजातियां हैं उनका क्रोमोसोम नंबर 28 होता है। जो खष्ट गुणित है 2n = 6x = 42। आप समझ रहे हैं? 7 × 6, 7 × 6 = 42, 2n = 42, क्योंकि ये हेक्सापोलाइड है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी स्पीसीज आती हैं। तो डिप्लॉयड में जो है 2 मुख्य हैं स्पीसीज। पहला नंबर है टिटिकम। तो टिटिकम हम पूरा नहीं लिखेंगे, आप समझिए, टिटिकम को पूरा नहीं लिखा जाएगा, बहुत ज़्यादा जगह हो जाएगा, तो आप टिटिकम को टी से आप समझ लीजिए, टिटिकम मोनोकोकम।
मोनोकोकम, टिटिकम मोनोकोकम, और क्या है दूसरा क्या है टिटिकम एंग्लियोपोलाइड, टिटिकम पोलाइड, इसमें दो आते हैं। अगर देखा जाए टिटिकम मोनोकोकम जो है पूरे हिंदुस्तान में, मतलब जहाँ पे हमारी खेती होती है, इसमें केवल 1% क्षेत्रफल टिटिकम मोनोकोकम की खेती होती है पूरे हिंदुस्तान में। अगर देखा जाए तो केवल 1% ही डिप्लॉयड में जो है टिटिकम मोनोकोकम की खेती होती है। और इसमें क्या है जो चतुर्थ गुणित है टेट्रापोलाइड है, इसमें 2 प्रजातियाँ आती हैं, 2 प्रजातियाँ बहुत फेमस है, 1 2। पहली प्रजाति कौन सी है? टिटिकम डाइकोकम, टिटिकम डाइकोकम, टिटिकम डाइकोकम। इसी टिटिकम डाइकोकम को इमरवीट भी कहा जाता है, इसी को कहा जाता है इमरवीट या फिर इसी को इमर गेहूं कहा जाता है। किसे? टिटिकम डाइकोकम को। और इसका जो है ये दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा मतलब खेती की जाती है, और इसका जो मुख्य उपयोग है उपमा बनाने में किया जाता है। क्या बनाते हैं इसका? उपमा। उपमा क्या होता है मैं नहीं खाया हूँ अभी तक, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन दक्षिण भारत में बहुत बड़े चाव से बनाते हैं उपमा। और अगर भारत में स्टेट की बात की जाए तो ये है महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु में इसकी खूब खेती की जाती है। तो टिटिकम डाइकोकम को इमरवीट भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से उपमा बनाने में इसका प्रयोग होता है। मुख्य रूप से भारत के स्टेट में ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु में इसकी खेती की जाती है। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरा है टिटिकम ड्यूरम, टिटिकम ड्यूरम, टिटिकम ड्यूरम। टिटिकम ड्यूरम को मैक्रोनी, इसी को मैक्रोनी या फिर इसी को काठिया गेहूं भी कहा जाता है, काठिया गेहूं भी कहा जाता है। इसका जो टिटिकम ड्यूरम है इसका क्या बनता है? सूजी बनता है, सूजी। और क्या बनता है? सूजी और सेवैयाँ बनता है, सेवैयाँ सूजी, सेवैयाँ जो कि मेरा फेवरेट है। और उसके बाद ये जो खेती की जाती है अगर मुख्य रूप से देखें तो एमपी, राजस्थान, गुजरात, उसके बाद जो है गुजरात के बाद महाराष्ट्र में इसकी खेती की जाती है। टिटिकम ड्यूरम को मैक्रोनी व्हीट या फिर काठिया गेहूं भी कहा जाता है। इसकी मुख्य रूप से सूजी बनती है, सेवैयाँ बनती है। अगर भारत में बात करें तो ये क्या? एमपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में इसकी खेती होती है। आइए आगे देखते हैं खस्ट गुणित, इसको मिटा देते हैं, जगह कम पड़ जाएगी। खस्ट गुणित मतलब हेक्सापोलाइट की बात करें तो हेक्सापोलाइट में 3 वैरायटियां हैं। नंबर 1 क्या है? टिटिकम एस्टिबम, जो भी कि अभी हमने आप इसके बारे में पढ़ा है, एस्टिबम। इसी को चपाती गेहूं भी कहते हैं। तो चपाती गेहूं मतलब या चपाती को ही रोटी कहा जाता है, या फिर इसी को ब्रेड व्हीट कहते हैं, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम मैक्सिकन व्हीट भी है, इसे ही मैक्सिकन व्हीट, चपाती व्हीट या फिर कॉमन ब्रेड, इसी को कहा जाता है। हाँ अभी ये जो है 87, पूरे भारत में लगभग 87% एरिया में खेती की जाती है। अभी हम जो बात किए हैं टिटिकम ड्यूरम की, वह 12% एरिया में खेती की जाती है। टिटिकम ड्यूरम मिटा दिए हैं। टिटिकम ड्यूरम को जो है 12% एरिया में खेती की जाती है। टिटिकम मोनोकोकम की 1% और टिटिकम एस्टिबम की 87% एरिया में खेती की जाती है। ये क्या है? खष्टगुणित है, हेक्सापोलाइड है, और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसमें तमाम जगह इसकी खेती की जाती है। और उसके बाद दूसरा नंबर पर है टिटिकम एस्टिबम, टिटिकम स्फेरोकोकम। ये क्या होता है? इसी को भारतीय बौना गेहूं कहा जाता है, इसी को भारतीय बौना गेहूं, इंडियन ड्वार्फ व्हीट कहा जाता है। बहुत यहीं से प्रश्न आता है कि व्हाट इज द इंडियन ड्वार्फ व्हीट। इंडियन ड्वार्फ व्हीट जैसे ही समझते हैं लोग, भारतीय बौना गेहूं समझते हैं, टिटिकम एस्टिबम को मार के चले जाते हैं, जबकि हो जाता है प्रश्न गलत। स्फेरोकोकम को भारतीय बौना गेहूं कहा जाता है। आइए तीसरा नंबर देखते हैं इसका, टिटिकम बल्गियर, ठीक है। तो इसमें 3 हो गया, टिटिकम एस्टिबम, टिटिकम स्फेरोकोकम और टिटिकम बल्गियर। और डिप्लॉयड में क्या था? डिप्लॉयड में था टिटिकम मोनोकोकम और टिटिकम एंग्लियोपोलाइड। टेट्रापोलाइड में क्या था? टिटिकम डाइकोकम और टिटिकम ड्यूरम की खेती 12% पर। अगर हम देखें तो टिटिकम मोनोकोकम की 1% प्लस ड्यूरम की 12%
प्लस एस्टिमम की 87%। अगर मिलाएं 2 1 3 7 3 10 के शून्य हासिल 1 और एक यहाँ आ गया 2 8 2 10 मतलब 100%। हाँ ठीक है, तो ये खत्म हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट। आइए आगे समझते हैं, यहाँ से प्रश्न आता है, इसको बढ़िया से आप देख लीजिएगा। अब आगे समझते हैं रूट्स के बारे में समझेंगे, गेहूं का जो है रूट समझेंगे। क्लासिफिकेशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब रूट्स को समझते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है। जैसे देखिए रूट्स, रूट्स जैसे मान लीजिए ये खेत है, फसल है, मतलब आपका खेत है, आपने यहाँ पर गेहूं बो दिया है। गेहूं बोने के बाद जो ऊपर से निकलता है, ऊपर वाला भाग, पहले जो ऊपर आगे जो तना बनाता है इसमें पत्तियां आती हैं, ये वाला भाग, इसको कहते हैं, जब निकलता है इसको कहते हैं प्लीम्यूल, ठीक है। और जो जड़ वाला निर्माण करता भाग इसको कहते हैं रेडिकिल, रेडिकिल, ठीक है। जो जड़ तंत्र का निर्माण करता है उसे कहते हैं रेडिकिल, जो ऊपर तना का निर्माण करता है उसे प्लीम्यूल कहते हैं, ठीक। आइए समझते हैं, तो इसमें जो है जो पहली बार जो जड़ें निकलती हैं इन्हें कहा जाता है सेमिनल रूट्स, इसको कहते हैं सेमिनल रूट। सेमिनल रूट क्या होती हैं? ये जो है टेम्परेरी रूट होते हैं, टेम्परेरी रूट्स होते हैं, ये जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। खत्म होने का मतलब अगर हम नंबर ऑफ रूट्स की बात करें तो 5 रूट आते हैं, 5 रूट्स आते हैं। अगर इसमें हम साइकिल की बात करें, रूट साइकिल की बात करें तो ये होता है 30 डेज। 30 डेज का मतलब है क्या है? DAS, डे आफ्टर सोइंग, डे आफ्टर सोइंग। जो सेमिनल रूट्स होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं, ये क्या होते हैं? 30 डेज इनका लाइफ साइकिल होता है। अगर नंबर ऑफ रूट्स की बात करें तो लगभग 5 ही रूट्स आते हैं, जो कि 30 दिनों बाद वो डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उसके बाद जो परमानेंट रूट निकलते हैं वो यहाँ से निकलते हैं, ऊपर जाके निकलते हैं, जिसको हम लोग क्राउन रूट्स कहते हैं। इसको कहा जाता है क्राउन रूट्स, क्राउन रूट्स, क्राउन रूट्स। ये क्या होते हैं? ये अस्थायी होते हैं, परमानेंट रूट्स होते हैं, परमानेंट रूट यही होती हैं। ये क्या होते हैं? इनका जो है पहले अगर सिंचाई की बात करें, अगर सिंचाई देना है तो सबसे पहले 20 से 21 दिन बाद, सॉरी 20 से 21 नहीं, अगर सिंचाई की बात करें, अगर आपके खेतों में एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो इसी स्टेज पे देते हैं। इसको कहते हैं CRI, क्राउन रूट इनिशियल, इसी स्टेज पर देते हैं, क्योंकि बहुत ही जरूरी होता है। और यह कब होता है? 21 से 25 दिन, डे आफ्टर सोइंग, डे आफ्टर सोइंग, DAS, 21 से 25 दिन। जिस दिन बुआई की जाती है उसी समय, मतलब इसमें जिस दिन से बुआई की जाती है उस समय से गिनते हैं 21 से 25 दिन के अंदर इसमें जो है पानी दिया जाता है। पानी देने का मतलब क्या है? सिंचाई देने का मतलब क्या है? ये क्राउन रूट जो है मतलब परमानेंट रूट होते हैं, यही इस पूरे पौधे को जीवन भर साथ देते हैं, मतलब अच्छा निभाते हैं, इसको खड़ा करके रखते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, इनकी क्वालिटी को बिल्डअप करते हैं। तो क्या होते हैं? ये क्राउन रूट्स होते हैं, और इन्हें परमानेंट रूट्स कहा जाता है। जो टेम्परेरी रूट होते हैं, जो कि 30 दिन बाद होता है खराब हो जाते हैं, सड़ जाती हैं, ये होते हैं सेमिनल रूट्स, ये होते हैं टेम्परेरी रूट्स, और ये लगभग 30 दिन में समाप्त हो जाते हैं। अगर नंबर आपकी बात करें तो 5 रूट्स आते हैं। इसको क्राउन रूट इसलिए कहा जाता है कि ये जो है, आप देखे होंगे महारानी एलिजाबेथ को नाम सुने होंगे, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो क्या है? मुकुट लगाते हैं, इनको मुकुट रूट भी, मुकुट जड़ कहा जाता है, मुकुट जड़, मुकुट जड़ या फिर ताज। मुकुट, यहाँ क्राउन मतलब ताज होता है, ताज मतलब जो रानियां होती थी कैसे ताज पहनते थे, इस तरह से, ठीक, मतलब कुछ इस प्रकार से ताज होता था सर पे। मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया जो भी है पहनते थे, तो ये उसी प्रकार के रूट्स आते हैं। तो परीक्षा में पूछता है गेहूं में कितने प्रकार के रूट्स होते हैं? तो 2, एक टेम्परेरी रूट और एक परमानेंट। टेम्परेरी रूट को सेमिनल रूट कहा जाता है और परमानेंट रूट को क्राउन रूट कहा जाता है। और इसी के समय जो है सिंचाई बहुत जरूरी होती है क्राउन रूट को डेवलप करने के लिए, मजबूती बनाने के लिए। क्राउन रूट इनिशियल, अगर पानी मतलब सिंचाई की अगर व्यवस्था है तो अधिकतम आप 6 सिंचाइयाँ कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो पहले जो एक अगर आपके पास उपलब्ध है वो मुकुट वाले समय पे, CRI वाले पे दे सकते हैं, क्राउन रूट पर। आइए और आगे थोड़ा सा कुछ समझते हैं इसके बारे में। आइए थोड़ा सा समझते हैं। और जैसे मान लीजिए गेहूं के आप बाली देखे होंगे, लगभग हर कोई, जितने भी गांव देहात से संबंधित हैं सब लोग गेहूं का पौधा देखे होंगे, गेहूं की बाली देखे होंगे। तो गेहूं जिस पे लगा होता है इस तरह से उसमें बीच में होता है, बालियों के बीच में, इसको कहते हैं जिगजैग। जिगजैग का मतलब क्या होता है? इसमें गेहूं
जो है लगा होता है। इसमें क्या होता है, गेहूं लगा होता है। तो गेहूं लगा होता है और यहाँ से क्या निकला होता है, ऑन्स निकले होते हैं, ऑन्स निकले होते हैं, ऑन्स निकले होते हैं। आप देख रहे हैं ये जो क्या होते हैं, ऑन्स। अगर हम एक की बात करें, यहाँ से एक की बात करें, जैसे मान लीजिए क्या है, गेहूं है, ठीक, ये क्या है, गेहूं है। तो गेहूं में एक ऊपर से कवर लगा होता है। आप देखेंगे कभी आप गेहूं के एक दाने को खोल कर देखेंगे तो एक कवर लगा होता है, एक मतलब भूसा जो होता है भूसे के अंदर छिपा रहता है। तो ये जो होता है उसको कहते हैं पैलिया, पैलिया, इसको कहते हैं पैलिया। जो कवर लगा होता है जिसमें गेहूं, ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं, एक दाने की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, जो ऊपर से कवर लगा होता है इसको कहते हैं पैलिया। इसके ऊपर एक और मोटा सा कवर होता है, इसके ऊपर एक और कवर होता है जिससे अंश निकले होते हैं, जिससे अंश निकले होते हैं। ये जो हम लोग गांव में इसको कहते हैं टूण, टूण कहते हैं। तो ये क्या होता है, जो निकला होता है इसको कहते हैं अंश, और ये जो अंश जिसमें लगा होता है इसको कहते हैं लेमा, लेमा, ठीक है। और इस पूरे भाग को कहते हैं स्पाइक, स्पाइक, या फिर इसी को कहा जाता है हेड, या फिर इसी को कहा जाता है ईयर। आप लेमा समझ गए, ये क्या है, ये सीड हो गया। ये ऊपर वाली जो परत होती है उसको पैलिया कहते हैं, और जो उसको और एकदम सबसे ऊपर वाली, तो अंदर वाली इनर, इनर लेयर, ये क्या है, आउटर लेयर, जिसमें से आर्म्स टूण लगे होते हैं, इसको कहते हैं लेमा। और इसके अंदर होता है सीड, और इस पूरे भाग को कहते हैं स्पाइक, या फिर हेड, या फिर ईयर कहा जाता है। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कहें या फिर कुछ भी कहें, आगे है एरिया एंड प्रोडक्शन, एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि ये डाटा वाला प्रश्न है, बार बार बदलता रहता है। हम आपको पुराना डाटा दे रहे हैं, क्योंकि परीक्षा के समय आप एक बार इसको एक बार देख लीजिएगा कि डाटा में क्या बदला हुआ है। तो अगर हम इन वर्ल्ड की बात करें, इन वर्ल्ड की बात करें, तो इंडिया जो है, मतलब अगर पूरे विश्व में गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो आता है हमारा भारत। इंडिया फर्स्ट रैंक, इंडिया फर्स्ट रैंक इन एरिया, एरिया। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत पहले स्थान पर है। पूरे विश्व में गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो भारत में होती है। अगर उत्पादन की बात करें तो उसमें आता है, सबसे पहले आता है चाइना, चाइना फर्स्ट रैंक इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। अगर उत्पादन की बात करें तो चाइना पहले स्थान पर आता है, और क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा देश भारत, हिंदुस्तान आता है। अगर हम इन इंडिया की बात करें, भारत में बात करें, तो भारत में आता है यूपी। यूपी क्या है, फर्स्ट रैंक इन एरिया एंड प्रोडक्शन, एरिया एंड प्रोडक्शन, मतलब उत्तर प्रदेश जो है उत्पादन के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में पहले स्थान पर आता है। अगर हम 3 राज्यों की बात करें, क्या आता है, तो पहले यूपी, फिर आता है एमपी, फिर आता है यूपी एमपी एचआर, एचआर मतलब हरियाणा। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आता है पहले नंबर पे यूपी, फिर है पंजाब, यूपी पंजाब, फिर आता है हरियाणा। हम पूरे भारत में देखें तो सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती उत्तर प्रदेश में होती है, और सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में होता है। अगर एरिया के हिसाब से देखें, उत्तर प्रदेश सबसे 1 नंबर पर स्थान है, उसके बाद एमपी है, उसके बाद हरियाणा है। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब है, फिर क्या है, हरियाणा है। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इसमें आ जाता है पहले नंबर पर पंजाब, इसमें आ जाता है पंजाब। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर अगले दिन गेहूं के अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।